मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के भी आपको वीडियोस मेरे चैनल पर मिलेंगे। लेकिन कुछ कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन वजह से वो अभी आपको नहीं मिल पा रहे। वो अभी आपको बाद में जब भी उसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी तब आपको मिलेंगे। तो अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का अगला पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। अब मनी के जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू हमारी नीड जो है उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। मैंने आपको पहले वीडियो में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ के साथ साथ जो उसमें चेंजेस आई थी उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए मनी के नए नए फॉर्म्स आए। उन्हीं के लगभग लगभग वही एक कैटेगरी है और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको वो क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला है फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी को स्टैंडर्ड मनी भी कहते हैं। स्टैंडर्ड मनी यानी कि इसकी जो मेटेलिक वैल्यू है, यानी कि जो कमोडिटी की वैल्यू है वो इसकी मनी के वैल्यू के बराबर होती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज दैट मनी हुज वैल्यू एज ए कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ मनी। जो इसकी कमोडिटी की वैल्यू है वही इसकी मनी की भी वैल्यू है। दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये फुल बॉडी मनी कहलाती है। इसमें आपके गोल्ड कॉइन्स हैं, आपके सिल्वर कॉइन्स हैं, और इंडिपेंडेंस से पहले जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे उनकी वैल्यू, इंडिपेंडेंस के बाद वाले नहीं, क्योंकि उसकी सिल्वर की मेटल की वैल्यू अलग है और उसकी रुपी की वैल्यू अलग है। लेकिन जो वैल्यूज आपके इंडिपेंडेंस के पहले के 19 के टाइम पीरियड के जो सिल्वर कॉइन्स हैं, ब्रिटिश पीरियड के जो सिल्वर कॉइन्स हैं, उनकी मेटलिक वैल्यू और उसकी मनी वैल्यू इक्वल है। क्लियर। इसके बाद आते हैं आगे क्रेडिट मनी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। तो क्रेडिट मनी क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट मनी हुज वैल्यू एज अ मनी इज ग्रेटर देन इट्स कमोडिटी यूज्ड। तो जो कमोडिटी इसमें यूज हुई है उसकी वैल्यू और जो उसकी मनी वैल्यू है, दोनों में क्या होगा? चेंज होगा, डिफरेंस होगा। मनी वैल्यू ज्यादा हो सकती है और मेटेलिक और जो कमोडिटी की वैल्यू है वो कम होगी। जैसे अगर हम एक चेक की बात करते हैं तो चेक में जो पेपर यूज किया गया है उस पेपर की वैल्यू, उस पर जो अमाउंट प्रिंट किया गया है, जैसे 5,000, 10,000, 50,000 रुपीज उस पर जो प्रिंट किया गया है चेक पर, उसकी वैल्यू ज्यादा है कंपैरेटिवली उस पेपर जो उस पर चेक डिजाइन किया गया है। तो यहां पर एक चेंज आएगा। किसका? यहां पर जो कमोडिटी की वैल्यू है और जो आपकी मनी की वैल्यू, दोनों में डिफरेंस आएगा। क्रेडिट मनी को दो टाइप से बता सकते हैं। पहला होती है टोकन मनी और दूसरा होता है प्रोमिसरी नोट। टोकन मनी में आपका 1 रुपी से लेकर आपके 10 रुपी के जो कॉइन्स हैं जो इंडिया इशू करती है वो सारे के सारे कॉइन्स आपके टोकन कॉइन्स में आते हैं। प्रोमिसरी नोट में आपका 1 रुपी को छोड़कर, अक्सर कर आपको यहाँ नोट करने वाली बात है, यहाँ आप ध्यान से ना, अक्सर कर आपको इंटरव्यू में और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। वो भी ध्यान रखना कि 1 रुपी का नोट आरबीआई इशू नहीं करती है। फिर वो कौन इशू करता है? वो इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और उस पर जो साइन होते हैं वो सेक्रेटरी के होते हैं। और इधर आरबीआई पर जो साइन, आरबीआई जो नोट इशू करती है, करेंसी इशू करती है, उस पर गवर्नर के साइन होते हैं। अब आरबीआई का गवर्नर, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर, ये ध्यान रखना कि इसमें गवर्नमेंट गवर्नर भी स्टेट के भी होते हैं। तो कभी कभार हमारे मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वाले गवर्नर, वो गवर्नर नहीं, आरबीआई का एक अलग से गवर्नर होता है, वो गवर्नर के साइन होते हैं उस पर। तो आरबीआई क्या करती है? 2 रुपए से लेकर और 2,000 रुपए तक के जितने भी नोट हैं वो सारे के सारे प्रिंट करती है। नेक्स्ट है आपका लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होती है? ये वो मनी होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है।
और इस मनी को आप कह सकते हो मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक द पेमेंट ऑफ डेप्ट और अदर ऑब्लिगेशन टर्म्स एंड लीगल टेंडर्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिएट मनी। फिएट मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अथॉरिटी इशू करती है या गवर्नमेंट इशू कर रही है, इसलिए ये फिएट मनी है। अब ये दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी लिमिटेड और दूसरी होती है अनलिमिटेड। लिमिटेड टेंडर में क्या होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट तक उसे एक्सेप्ट कर सकते हो और उस सर्टेन अमाउंट के बाद आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए मना कर सकते हो। जैसे कॉइन्स हैं, 1 रुपी कॉइन को आप एक सर्टेन अमाउंट तक क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट 1 रुपए के कॉइन से करे तो आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज कर सकते हो, मना कर सकते हो। आप पर कोई लीगल एक्ट मतलब कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड लीगल टेंडर की बात करते हो तो आपको वो अमाउंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। जैसे प्रोमिसरी नोट है, उस नोट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर कोई 2 लाख रुपए का पेमेंट 2 रुपए के नोट के साथ करता है तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से लीगल टेंडर्ड मनी दो टाइप हो गए, एक हो गया लिमिटेड और दूसरा हो गया अनलिमिटेड। इसके बाद आता है ऑप्शनल मनी और बैंक मनी। ये दोनों लगभग एक ही बात है। ऑप्शनल मनी को ही बैंक मनी कहते हैं और बैंक मनी ही ऑप्शनल मनी है। अब जो चेक डिमांड ड्राफ्ट आपको इशू करता है बैंक, वो दो के बीच में पेई और पेयर के बीच का एग्रीमेंट होता है। तो ऑप्शनल मनी आपकी फिड्यूशियरी मनी भी कहलाती है और ये एक व्यक्ति एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं होता, रिफ्यूज कर सकता है। जैसे आपने एक व्यक्ति को 10,000 रुपए का चेक इशू कर दिया, तो वो 10,000 रुपए का चेक इशू कर दिया, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो उसकी इच्छा है, और नहीं भी कर सकता, वो भी उसकी इच्छा है। आप उस पर लीगली कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकते। वो केवल ट्रस्ट पर काम करती है। इसलिए ये ऑप्शनल मनी है, किसका? लीगल टेंडर मनी का। और बैंक मनी भी यही होती है। बैंक मनी फिड्यूशियरी मनी की तरह ही काम करती है। अब वो कैसे करेगी? जैसे एक व्यक्ति ने अपने डिपॉजिट्स बैंक में दिए, बैंक ने उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में आपको चेक बुक इशू कर दी, तो उस चेक बुक से आप क्या कर सकते हो? अब पेमेंट कर सकते हो, ऑप्शन है। ठीक है, और बैंक मनी को डिपॉजिट मनी भी कहते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के पास, यानी कि आपने पैसा जमा किया बैंक को और बैंक ने उस पैसे को आपको वापस करने के लिए जब भी आप उनसे विड्रॉल फॉर्म भर के आप उनको देंगे या चेक देंगे, तो बैंक की लायबिलिटी बन जाएगी कि वो उस पैसे में से विड्रॉल करे जो आपने डिपॉजिट किया है, और उसी के बिहाफ पर उसने चेक इशू किया था। तो इसलिए ये ट्रस्ट पर काम करती है, इसीलिए इसे फिड्यूशियरी मनी भी बोलते हैं या ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं, बैंक मनी भी बोलते हैं। नया टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई क्या होती है? सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। तो पहले स्टॉक होगा, उसके बाद वो सप्लाई होगा। उसी में से आपको इट इज डिफाइंड एट द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मनी। ऑल द फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन सी है? प्रोमिसरी नोट है, आपका टोकन कॉइन्स हैं, और डिमांड और डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक। तो जो पब्लिक के पास डिमांड डिपॉजिट है, यानी कि उसने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, वो कन्वर्ट करा सकता है किसमें? कैश की फॉर्म में। तो वो सारे के सारे कहलाते हैं ऑल द फॉर्म्स ऑफ मनी विच आर हेल्ड बाय द पब्लिक ऑन स्पेसिफिक डे। जिस दिन उस व्यक्ति के, या पब्लिक का मतलब है पीपल यूजिंग मनी इन कैरिंग आउट द ट्रांजेक्शन। वो लोग जो ट्रांजेक्शन में अपने मनी को यूज कर रहे हैं वो पब्लिक है। तो इन सारे लोगों के पास जो ऑल द फॉर्म्स ऑफ मनी है, वो सारे की सारी फॉर्म्स ऑफ मनी क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि वो सारी की चीजें क्या है? सर्कुलेशन में है।
और सर्कुलेशन में होने की वजह से इसमें आपके दो फीचर्स हैं। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, तो अभी पढ़ चुके हो यहां पर। दूसरा है सप्लाई ऑफ मनी ऑलवेज रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। दो लोगों के पास हो, केवल और केवल दो फीचर्स हैं, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और दूसरा मनी किसके पास हो, पब्लिक के पास हो। अब इसमें कौन कौन सी शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है जो आरबीआई के पास पैसा है स्टॉक के फॉर्म में, वो शामिल नहीं है। वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास है वो शामिल नहीं है। और जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास है, उनके चेज में रखा हुआ है, वो पैसा भी स्टॉक ऑफ या सप्लाई ऑफ मनी में शामिल नहीं होता। केवल और केवल किसका शामिल होगा, वो शामिल होगा पब्लिक का। और पब्लिक का इसलिए होगा कि वो ट्रांजैक्शन में सर्कुलेट कर रहा है उस मनी को, इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट एट बैंक। तो करेंसी हम पढ़ चुके हैं, दो ही टाइप के होते हैं, एक करेंसी नोट और दूसरा स्मॉल कॉइन्स इन सर्कुलेशन। तो कॉइन्स में आप पढ़ चुके हो, ये मैंने आपको बता दिया था, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, ये आपके कॉइन्स हैं जो इंडिया में सर्कुलेशन में हैं। और करेंसी 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, ये सारे के सारे करेंसी नोट हैं जो 1 रुपए को छोड़कर, रिपीट कर रहा हूं, 1 रुपए को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे के सारे नोट आरबीआई इशू करती है। ठीक है। इसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट्स। अभी हमने बात की थी डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो लोगों का पैसा बैंक के पास डिपॉजिट की फॉर्म में होता है और लोग क्या करते हैं, उन पैसे को अपने विड्रॉल कर सकते हैं और शॉर्ट नोटिस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज बता देता हूं आपको कि जब आप डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हो तो ये ऑप्शनल मनी है। लीगल टेंडर पढ़ाया था मैंने अभी, तो लीगल टेंडर का ये ऑप्शनल पार्ट है। इसमें आपके कौन से डिपॉजिट शामिल नहीं होते, इसमें वो डिपॉजिट शामिल नहीं होते जो इंटर बैंकिंग सिस्टम में चल रहे होते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने आपको 10,000 रुपए का चेक इशू किया, आपने क्या किया, आपने उस 10,000 रुपए को कैश ना कराकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, तो ये आपका कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये किसके पास चला गया, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट के फॉर्म में चला गया और ये आपका मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम, आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन में पूछ सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। टॉपिक खत्म करते हैं। तो 4 मेजर्स दिए हैं आरबीआई ने इंडिया में। पहला दिया है M1। M1 क्या है, M1 है C प्लस DD प्लस OD। अब सी क्या है, सी है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो पैसा किसके पास है, सर्कुलेशन में है, किसके पास, पब्लिक के पास, वो पैसा। डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास पब्लिक का पैसा डिपॉजिट है, वो भी वो कैश में कन्वर्ट करा सकता है। और दूसरे डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, वो डिपॉजिट्स उन सब का टोटल, यानी कि ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होती, इसलिए इसे हम बोलते हैं नैरो मनी। ठीक। इसके बाद आता है M2। M2 में M1 के सारे फीचर्स शामिल हैं, यानी कि सारे कंपोनेंट शामिल हैं, और साथ में शामिल है सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो भी आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो शॉर्ट नोटिस पर, लेकिन वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, तो उन्हें आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ता है। इसलिए M2 M1 से ब्रॉडर तो है, केवल M1 से ब्रॉडर है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है आपका M3, जिसमें आपके शामिल है M1 और नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं वो आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में आएंगे, क्योंकि वो बड़ी आसानी से जैसे आपने डिमांड डिपॉजिट्स को कैश में कन्वर्ट करा लिया था, उतनी आसानी से वो टाइम डिपॉजिट्स कन्वर्ट नहीं होते। ठीक। इसके बाद आता है M4। M4 में M3 शामिल है, और ये M4 M3 से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और इसमें शामिल होता है टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस।
पोस्ट ऑफिस में जो है आपने जो भी डिपॉजिट्स किए हैं वो सारे डिपॉजिट्स आपके शामिल होंगे। केवल और केवल शामिल क्या नहीं होगा, वो होंगी एनएससी। एनएससी क्या होती है? एनएससी होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सुना होगा आपने, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ये सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, पेपर क्लेम होते हैं, इसलिए इसको एक्सक्लूड किया जाता है मनी सप्लाई में से। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने आपको 3 वीडियोस दिए हुए हैं। उन वीडियोस को देखिए और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं।